राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे जन समूह के रूप में की जा सकती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परंपरा, समान हितों तथा समान भावनाओं से बंधा हो और जिसमें एकता के सूत्र में बांधने की उत्सुकता तथा समान राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं पाई जाती हों। राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयता की भावना किसी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली सामुदायिक भावना है जो उनका संगठन सुदृढ़ करती है। It was towards the end of the 19th century in 1897 at Rameswaram Swami Vivekananda propounded the doctrine, every nation has a message to deliver, a mission to accomplish, and a destiny to fulfill. A nation has its own soul, and the nature of that nation is the manifestation of its soul, which is essential for the world. शहर से आए अन्य मेहमान, प्रेस एवं अन्य विद्यार्थी एवं मौजूद सभी को मेरा प्रेम पूर्ण अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इस विश्वविद्यालय में देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भाव पूर्ण है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। मैं अपने समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साहित्य के क्षेत्र में जिनका मार्गदर्शन हमारे पूरे समाज को मिलता है, जिनका लेखन भी आज के कुछ कुछ विषयों को स्पर्श करता हुआ है, ऐसे आदरणीय पूरणमल जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुरेश जी, मेरे आदरणीय प्राध्यापकगण, विद्यार्थी, शोधार्थी, पंचलत शोध संस्थान के पानीपत और सोनीपत केंद्र के कार्यकर्ता एवं मित्रों, आप सबका अभिनंदन। और आज का जो विषय है वो विषय का प्रतिपादन शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रश्न, जो जिज्ञासाएं मेरे मन में उठती हैं, आजकल उठ रही हैं या कुछ समय से उठ रही थी, जिनके उत्तर मैं ढूंढता हूँ, विद्वानों से बात करता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, खोजता हूँ, और उत्तर कुछ कुछ न्यून या अधूरे मिलते हैं। वो प्रश्न में, जिज्ञासाएं में आपके साथ सहभागिता उनकी करूंगा। हो सकता है आप में से कोई उन जिज्ञासाओं का समाधान मुझे दे सके, और मुझे लगता है कि जो मेरा अध्यापक होने के नाते अनुभव है कि जब आप किसी विषय को बोलते हैं, बोल करके रखते हैं, तो बोलते बोलते भी समाधान निकलते हैं। मेरे अपने अनुभव है कि जब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हुआ बोलता था और पढ़ाता था, और जो चीजें मुझे समझ में नहीं आई होती थी और फिर भी पढ़ाता था, सभी अध्यापक ऐसा करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं करता था, ईमानदारी से कहने की जरूरत है। बहुत सी चीजें अध्यापकों को खुद समझ में नहीं होती हैं, फिर भी बोर्ड में उसके डायग्राम बना के और उसको लेबल करके खूब उसको अच्छी तरह पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ाता था, मगर कई बार ऐसा हुआ जब बोर्ड पे बनाया, लिखा, बच्चों को समझाने का प्रयास किया, मन में कुछ शब्दों का संघर्ष हुआ कि क्या बोलूं जिससे इनको समझ में आ जाए, और जब मुझे ही समझ में नहीं आया तो बच्चों को क्या समझाऊंगा। तो उस समय कुछ ऐसा ईश्वरीय इंटरवेंशन होता है कि आपको वो विषय समझ में आ जाता है। तो
मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज जब मैं आपसे बात करूँ तो हो सकता है मेरी अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान मिले। मैं समय सीमा नहीं बांधूंगा मगर कम बोलूंगा, आप चिंता मत करें। जितना का आप सह सकेंगे उतना ही बोलूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि अनायत जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि कुछ चर्चा भी उसकी होगी। वो प्रश्नोत्तर तो नहीं कहना चाहिए उसको चर्चात्मक एक विमर्श होगा जिसमें आप अपनी बात भी कह सकते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा वो भी पूछ सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर मेरी समझ में उसका उत्तर हुआ तो मैं देने का प्रयास करूंगा। विषय है मानवता, राष्ट्रत्व, व्यक्तित्व, विकास अनुक्रम। थोड़ा क्लिष्ट है ना, बताइए, मुश्किल है ना विषय, समझ में नहीं आता है। बहुत सुंदर विषय है, समझने वाले आप तो विद्वान हैं, आप तो जब मैं मानवता की बात कर रहा हूं तो अंग्रेजी में ह्यूमैनिटी नहीं है। when I use the word मानवता in Hindi, it doesn't mean humanity, it means humanness, humanhood. Humanity नहीं है, right? Humanness, वो क्या है जो मानव है? ह्यूमैनिटी अलग चीज है। ह्यूमैनिटी तो समुदाय की हो जाती है, सब कुछ हो सकता है। ऐसे ही जब मैं राष्ट्रत्व की बात करता हूं तो नेशनलिज्म नहीं है, वो नेशनहुड है या नेशननेस है। वो क्या है जो नेशन को बनाती है? जैसे रसगुल्ले में मिठास होती है, वो उसको रसगुल्ला बनाती है। ऐसा क्या है जो एक देश को, एक समाज को, एक भूमि को राष्ट्र बनाती है? वो तत्व क्या है जो उसको राष्ट्रत्व बनाता है? राष्ट्रत्व क्या है? क्या नेशन होने का अर्थ क्या है? राष्ट्र होने का अर्थ क्या है? इसी तरह से जब मैं व्यक्तित्व की बात करता हूं, ये गलत नहीं है, मगर जब मैं उनका प्रयोग कर रहा हूं तो वो पर्सनैलिटी के सेंस में नहीं कर रहा हूं। व्यक्तित्व इज नॉट फॉर मी, इन अदर कंसर्न्स इट मे बी पर्सनैलिटी, बट यहां पर जो मैं प्रयोग कर रहा हूं वो इंडिविजुअलनेस की बात कर रहा हूं, यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। और जो अगले जिनको क्वालिफाई कर रहे हैं इसको, विकास अनुक्रम। विकास मीन्स एवोल्यूशन, इट इज नॉट प्रोग्रेशन, इट इज एवोल्यूशन। उन्नति नहीं है ये, प्रगति नहीं है, ये एवोल्यूशन है। और एवोल्यूशन का अंतर प्रोग्रेशन और उन्नति से अलग है। एवोल्यूशन इज समथिंग एल्स, वो थोड़ा और चर्चा करेंगे। और अनुक्रम मीन्स द सीरियल। ये इनका अनुक्रम क्या है? कौन पहले है, कौन बीच में है, कौन बाद में है? पहले व्यक्तित्व है, ह्यूमननेस है, या पहले राष्ट्रत्व है, या पहले आपका पर्सनल ट्रेट्स आपके हैं? पहले क्या आना चाहिए? प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे इसको क्रमांक में रखना हो, प्रायोरिटी रखना हो, इसकी ये कब कौन कैसे होता है, इसका क्रम क्या बनता है, वैसे करना हो तो क्या पहले आएगा? हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि इसके हमारे पास ज्ञान है, खासकर सोशल साइकोलॉजी में जो ज्ञान है, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस में जो हमें ज्ञान देते हैं, खासकर जो एवोल्यूशनरी साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में जो साइंस
देते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में जो आंसर देते हैं, उन आंसर से ये भिन्न आंसर है। इसमें क्रमांक बनता भी है कि नहीं बनता है, वो भी सोचने की बात है। ये तीनों लगातार पैरेलल तो नहीं चलते कहीं। ये प्रश्न मेरे मन में है, इसलिए मैं आपके सामने इनको रख रहा हूँ। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे प्राचीन पद्धति में जब वाद होता था, तो वाद में कोई व्यक्ति ऐसा, कोई ऋषि ऐसा नहीं बोलता था कि यह सत्य है और मैं इसी पे अडिग हूं, आप इसको मानो चाहे ना मानो। मैं आज ये बात करने वाला नहीं हूं, मैं ये बात आपके सामने करने वाला हूं। ये विषय है, आइए सब मिलकर इस पे चर्चा करें और अगर हो सके तो इसका कोई समाधान निकालें, ना निकले तो और चर्चा पे बैठेंगे और तब तक चर्चा करेंगे, तब तक विमर्श करेंगे, तब तक मनन करेंगे, तब तक निधि ध्यासन करेंगे, जब तक ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, तब जब तक कि इसके उत्तर नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि इनके उत्तर आज के संदर्भ में निकालना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। खासकर जो एक एनार्किज्म का प्रोपोगेशन, क्योस, अस्त व्यस्तता को जो स्वीकार्यता पूरे देश में, पूरे विश्व में दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है कि देयर इज एन ऑर्डर इन केओस, और केओटिक होना ही ह्यूमैनिटी का धर्म है। कोई ऑर्डर होना नहीं चाहिए, ना डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ना डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। इट शुड बी केओटिक, फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। ये सारा विश्व में जो नई सोच चल रही है, उसके बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने ये विषय लिया। एक प्रश्न जो कई वर्षों से मेरे मन में है, जब मैं विद्यार्थी था तब से है। मैं एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी था और उसमें 2 साल में हमको ये सिखाया गया, ये पढ़ाया गया, समझाया गया और हमने समझा उसको, उसका विज्ञान भी समझा, उसका तर्क भी समझा, उसके प्रमाण भी देखे हमने कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि का जो जीव है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो एक मुश्त में नहीं बनाए गए हैं। वो धीरे धीरे वो इवॉल्व हुए हैं। एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोटोप्लाज्म था, शायद उसकी सेल वॉल भी नहीं थी। उस प्रोटोप्लाज्म से सिंगल सेलुलर एनिमल्स, अमीबा जैसे बने, उसमें से वायरस और बैक्टीरिया जैसे भी बने। धीरे धीरे करते करते सिलेंट्रेट्स बने, एल्गी एंड फंगाई बने। पूरा एक क्रम चला। क्रम चलते चलते एक स्थिति ऐसी आई कि एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी डेवलप हुई। हजारों करोड़ों साल लगे, ऐसा बताया जाता है। रीढ़ की हड्डी बनी और रीढ़ की हड्डी बनने से क्या हुआ कि शरीर जो है वो पृथ्वी से ऊंचा हो गया। पहले पृथ्वी पर चलता था शरीर, अब पृथ्वी से ऊंचा हो गया, क्योंकि साथ के साथ टांगे और पैर भी बनना प्रारंभ हुए। धीरे धीरे ने अपने फिजिकल डिस्टेंस में, जो फिजिकली जो हमारे साथ थे, फिजिकल डिस्टेंस जिनके साथ कम था, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी कम हुई, और जो फिजिकली हमारे से दूर हैं उनसे हमारी कनेक्टिविटी अधिक बनी। ठीक है, इसको जजमेंटल ना हो करके इसको हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रूप से समझने की आवश्यकता है। आप इमेजिन करिए कि इस स्थान पर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ 50 साल पहले या 70 साल पहले क्या था? एक खेत होगा, खेत में किसान होगा, किसान का एक परिवार होगा, ठीक है ना? उस परिवार का या उस किसान की दुनिया कितनी बड़ी थी? उसका गांव, उसके आसपास के कुछ गांव, अगर वो ज़्यादा घमंतुर था तो 10-20 की बजाय 40-50 गांव, और बड़ा ही घमंतुर था वो हर साल हरिद्वार जाता था। So much, we all have to find out the answers for all this. And what I felt, just to supplement one line on one of the questions what you asked. See, what happened in the last maybe 20-30 years or maybe 50 years.
when there is a quantum leap in the technology and science, from the social perspective, sociologically also human mind has to take the same pace. That has not happened. So sociologically you can call it as a cultural lag. That's a word what they use. So because of the cultural lag, all these problems are happening, small things. So maybe within a short span of time, we will fill that cultural lag. We will, because imagine the way the technology has taken forward, no, is amazing, which mentally or emotionally we are not able to manage it. That's why many small things hoops are happening, and I think all will fill up in another 20-30 years of time. Anyway, before just concluding, now there are only two more people to speak. One is Professor Batra sir, his long friend and colleague who worked with sir since long. And then our Registrar sir, Professor Suresh Kumar ji, he will conclude it by extending the vote of thanks. So, sir, I just want to thank you before calling them, and I want to hand over a small memento, then I will call you. यूक्रेन का कभी का परमाणु विशेष व्याख्यान में पधारे प्रोफेसर बीके कोठियाला जी, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार नाथ जी, पंचनंद से पधारे विशेष अतिथिगण, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर महोदय, स्टूडेंट्स और बाहर से पधारे जो भी हमारे यहाँ पर इस सभागार में बैठे हैं, मैं विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर बीके कोठियाला का और समस्त जनों का यहाँ पर जो विराजमान हैं मैडम श्री का विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो भी आज इस विषय पर व्याख्यान हुआ, हम उसको अपने अंदर